दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। सारे वो डाउट क्लियर होने वाले जो यूपीएससी जर्नी के दौरान एक एस्पिरेंट को होते हैं और मैम इंटरव्यू दे के आए हैं, पूरी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है और ये कौन सा अटेम्प्ट है और कहाँ से आप आए हैं पेपर देने? मेरा नाम यशवी है। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था और मैं दिल्ली की ही हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। अच्छा, कौन सा मीडियम है मैडम? मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी आज का जो इंटरव्यू रहा, कैसा लगा और इंटरव्यू के बाद क्या फील है आपका? इंटरव्यू मेरे हिसाब से सही था। जी जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी जी। और अभी मैं प्रोसेस ही कर रही हूँ कि मैंने दे दिया है इंटरव्यू, बट इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। अच्छा अच्छा, कहाँ से ज़्यादातर सवाल रहे हैं? डेप्थ से रहे कि करंट अफेयर से, कैसे क्या रहा? इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे क्या पूछा गया है कुछ डेप्थ से? मिक्सचर क्वेश्चंस थे। आप डैफ, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप डैफ और करंट अफेयर्स दोनों बैलेंस करके पढ़ना चाहिए। जी जी। तो दोनों उससे क्वेश्चंस आते हैं, दोनों साइड से। अच्छा, शुरुआत जो प्री से होती है, प्री फर्स्ट स्टेज होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो उसके लिए कैसे आपकी तैयारी रही है और कब से आप तैयारी में आए थे? मैं 2023 से प्रिपेयर कर रही हूँ। जी जी। प्रीलिम्स के लिए मैं एक ही गोल्डन रूल फॉलो करती हूँ, इज़ स्टिक टू बेसिक्स। और एक आप सोर्स रखिए एक सब्जेक्ट का और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए रादर देन अलग अलग सोर्सेज पे शिफ्ट करने के लिए। उसके साथ PYQs प्रैक्टिस करिए और थोड़े बहुत आप अपने हिसाब से मॉक्स साथ में देते रहिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती रहे। मैंने इतना ही किया है प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, PYQ की बात की आपने, तो PYQ कितने सालों के आपने लगाए हैं? पिछले 10 साल के मैंने करे हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो भी प्रीलिम्स में आते हैं उसके। तो पिछले 10 साल के मेरे को लगता है आपको एक रफ आइडिया अच्छे से दे देते हैं कि आपको किन एरियाज़ में फोकस करना है। अच्छा, 10 साल के जो PYQ लगाए थे, तो क्या तरीका रहा एनालिसिस करने का? कैसे उसको एनालिसिस करते थे आप? एनालिसिस में आपको मेजरली यही देखना होता है कि कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं जिनको आपको स्ट्रेंथन करना है। तो ये दो मेरा मेन फोकस रहता था PYQ एनालिसिस में, जिनसे मैं आगे की अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाती थी। अच्छा, CSET के लिए कैसे तैयारी कर रहे थे? कोचिंग ले रहे थे कि आप सेल्फ ही कर रहे थे? मैंने कोचिंग नहीं ली है CSAT के लिए, मैंने खुद से ही करा है। मैं सजेस्ट करूँगी CSAT के लिए भी आप PYQs पिछले 10 to 15 ईयर्स के आप प्रैक्टिस करें। और CSAT के लिए उसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ मैंने इतना ही किया था। कुछ मैंने मॉक्स दिए थे, कुछ टेस्ट सीरीज़ दिए थे और PYQs किए थे। तो पहली बार पहला ही अटेम्प्ट था आपका कि मेरा दूसरा अटेम्प्ट है? पहली बार। क्या कमियां आपने देखने को मिली कि जो प्री हो गया था आपका पहली बार? नहीं, मेरा प्री नहीं हुआ था। हाँ जी। तो क्या रहा? मेरी कमियां यही थी कि मैं बहुत सारे सोर्सेज कवर करने की कोशिश करती थी जो मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया। जो मैंने सोर्स डिसाइड कर लिया मैं उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी और उसी के अंदर वैल्यू एडिशन करती थी जो मैं टेस्ट देती थी उससे। अच्छा, ये किया आपने प्री के लिए। और इसमें जो NCERT का रोल होता है, NCERT पढ़ रहे थे कि आपने स्किप किया है? मैंने अपने पहले अटेम्प्ट के टाइम सारी NCERTs कवर करी थी 9th to 12th। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पॉलिटिकल साइंस और जोग्राफी की NCERTs ज़्यादा अच्छे से करी थी। बाकियों के मैंने नोट्स बना लिए थे तो मैं वही रेफ़र करती थी। अच्छा, कौन से क्लास की कंपलसरी हो जाती है NCERT पढ़ना? मैं सजेस्ट करूँगी 9, 10th, 11, 12 4 साल की पढ़नी चाहिए NCERTs, स्पेशली जोग्राफी की। हाँ जी। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कह सकते हैं? जोग्राफी तो आपने बता दी, और भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा लगता है कि NCERT ज़रूरी है? मैंने नहीं पढ़ी थी। बाकी वो सबका पर्सनल अपना प्रेफरेंस होता है। मैंने मेजरली जोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ी थी। ऑप्शनल आपका क्या है मैडम? मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है। हाँ जी। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मैं डेंटिस्ट हूँ वैसे बाय प्रोफेशन। पर मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है। अच्छा। अब मेंस के लिए आंसर राइटिंग बाद में किया प्री के कि पहले साथ ही में कर रहे थे? मैं साथ ही कर रही थी। जैसे मैंने जून जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो तब से लेकर दिसंबर तक मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था और फिर जनवरी से मैंने प्री के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जनवरी से लेके मई तक फिर मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की थी। करंट अफेयर्स कैसे कर रहे थे?
करंट अफेयर्स आप दो तरीके से कवर कर सकते हैं। एक तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, और दूसरा आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं करंट अफेयर्स की, तो कोई एक चैनल जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पर मैं मेजरली न्यूज़पेपर ही देखती थी। हाँ जी। मैगजीन नहीं की आपने, केवल न्यूज़पेपर? मैगजीन मैंने इतनी नहीं करी कवर। मैं मेजरली न्यूज़पेपर ही करती थी। मैगजीन एड ऑन कैसे करते थे सब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट करना, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, करंट अफेयर्स हो? मेंस के लिए मैं कहूँगी जितना आप आंसर राइटिंग करते हैं उतना ज़्यादा आपको समझ आता है कि आपको कैसे लिंक करना है सब्जेक्ट्स को करंट अफेयर्स से। और प्रीलिम्स के लिए आप एक बारी जब PYQ एनालिसिस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो वो वाले एरियाज़ की जो न्यूज़ होती हैं वो मुझे लगता है कवर कर लेनी चाहिए। ऐसे ही मेंस के आपका सिलेबस डिफाइंड है, आपका दिया हुआ है, तो उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं वो भी आपको कवर कर लेनी चाहिए। अच्छा मैडम, PYQ का और टेस्ट सीरीज दोनों में डाउट रहता है बच्चों को। कोई बोलता है PYQ कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज छोड़ देते हैं। टेस्ट सीरीज जो करता है PYQ के बिना तो चलेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहूँगी सबसे पहले PYQ ही आपका गोल्डन रूल होना चाहिए करना। जब आपने एक बारी PYQs कर लिए हैं कहीं पिछले 10 साल के, तब आप क्या कहते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ पे स्विच कर सकते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चंस उसके कर लिए हैं कवर। पर बिना PYQ करे मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ पे स्विच नहीं करना चाहिए। PYQ सबसे पहले आपको कर लेना चाहिए। अच्छा, आंसर राइटिंग बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि आंसर राइटिंग साथ ही में करना चाहिए। जब सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता तो एक डर होता है क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो क्या इसके बारे में आपने क्या किया था? क्या मुझे लगता है वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है, मैं ये मानती हूँ। तो आप साथ साथ पढ़ते जाइए, आप साथ साथ लिखते जाइए। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं आपको ये भी समझ आएंगी, और आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको ये भी समझ आएगा। तो मैं मानती हूँ कि साथ साथ करना चाहिए। पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप नहीं कर पाते हैं। एथिक्स और ऐसे के बारे में क्या कहेंगे, कैसे तैयार करना चाहिए इसके लिए? एथिक्स और ऐसे मैं कहूँगी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको, और जितनी स्पेशली एथिक्स में आप जितनी वो वैल्यूज़ इम्बाइब करेंगे आप उतना अच्छा वो लिख पाएंगे। और ऐसे आपका सबका बहुत सब्जेक्टिव होता है, सबका लिखने का तरीका अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। तो मैं ऐसे के लिए ये सजेस्ट करूँगी आप किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो ओरिजिनल स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने की कोशिश कीजिए, अपना स्टाइल बनाइए ऐसे के लिए। अच्छा, उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो प्री अभी आने वाला है, उसके लिए अभी से क्या कर देना चाहिए, और प्री के लिए खासकर किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? एक तो CSAT पे फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, उसको एंड के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा जो आपने सोर्स डिसाइड कर लिया है एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स, उसी पे आप स्टिक करिए। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है, सबके पीछे भागेंगे तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो एक मटेरियल जो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, उस पर स्टिक करिए और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, क्योंकि आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू टेक। अच्छा, एक सवाल और है, ऑप्शनल में आपका साइकोलॉजी है, तो इससे सवाल पूछे गए हैं आज इंटरव्यू में? साइकोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा रहता है। तो उससे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ वो घुमा फिरा के आ ही जाता है, चाहे वो आपका GS हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? कीप वर्किंग हार्ड, ब्रेक भी लो, बैलेंस करो अपनी पर्सनल लाइफ एज वेल एज अपनी स्टडी लाइफ को, बहुत ज़रूरी है फॉर गुड मेंटल हेल्थ। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच।